वर्ल्ड जब वॉर से गुजर रहा है उसमें भारत के लिए बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस आ गई हैं। एक तरफ भारत ने इनिशियली ऐसा लगा ईरान की जगह छोड़ के इजराइल और यूएस का सपोर्ट कर रहे हैं, पर जिस तरह जंग बढ़ी, बीच में खबर आई कि स्टेट ऑफ हरमोज के ऊपर ईरान ने एक वेवर दे दिया है कि इंडियन शिप्स आ सकती हैं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं वेवर नहीं है, वो फ्लैग चेंज करके आ रही हैं। अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, पर फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान की जो अथॉरिटीज है उनसे बात की। कहा जा रहा है ईरान में ही स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, अब कोई एक अथॉरिटी पावर में नहीं है। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ल्ड है जिसमें भारत को अगर अपने पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत हार्ड और केयरफुल डिसीजंस लेने हैं। तो भारत के पास क्या ऑप्शंस है? क्या भारत सही ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है? ईरान यूएस वॉर में कौन जीत रहा है? किसके स्ट्रेटेजिक एम्स पूरे हो रहे हैं? वेस्ट एशिया पे क्या असर पड़ेगा? भारत के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन, ऑयल, गैस, सबका क्या असर पड़ेगा? और उसका सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से अगर इस तरह की सिचुएशन लंबी चलती है तो क्या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं? तो बहुत सारे टॉपिक्स जुड़ गए हैं इस यूएस ईरान वॉर के प्रोलॉन्ग होने से। वो सबको होलिस्टिकली और इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी टू से हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Kiran. Always a great delight to connect with you and your platform. And best of luck. Best of luck to all the viewers. मेरे तहे दिल धन्यवाद आपको और आपके कंप्लीट टीम मेंबर्स को। थैंक यू सो मच। सर, आपने एक बहुत इन डेप्थ और एक आर्टिकल एक्सप्लेन करते हुए ईरान की सारी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, ईरान क्या कर रहा है, कौन एक्चुअली वॉर जीत रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है। मेरे उस पर बहुत सारे सवाल हैं, पर मैं उससे पहले एक सवाल इंडिया पे इस डिफरेंट एंगल से देना चाहता हूं कि इंडिया क्या ठीक चॉइसेस कर रहा है इस जंग में? कैसे बैलेंस कर पा रहा है ईरान, इजराइल, यूएस, वेस्ट एशिया, जो अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं? So how important has this war become from India in the long term की इंडिया की जो आज की चॉइसेस हैं? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस किस्म के सवाल खास कोई मेन स्ट्रीम चैनल अगर उठाता तो बहुत मजा आता है एक्चुअली पार्टिसिपेट करने में, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है। ऑल आर इन ए रेस अगेंस्ट टाइम। तो आप बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए गहरा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उसका जो केंद्र बिंदु है, उसका केंद्र बिंदु है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। क्या हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक साइलेंस हर किस्म की मोड और हर किस्म की चुनौती के सामने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और आउटकम हम देश चाहता है, क्या वो हासिल कर पा रहा है? मैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तान का सिटीजन हूं। मुझे भी अंदर अंदर कहीं ना चुभते रहता है। क्या हिंदुस्तान को इस जगह पे चुप रहना था? क्या उस जगह पे हिंदुस्तान को कॉल आउट नहीं करना है? क्या ये तीसरी जगह पे हिंदुस्तान का 1.45 बिलियन पॉपुलेशन है? क्या विश्व में बाकी देशों को हमारा खून और दिल के अंदर क्या भावनाएं चल रहे हैं, दिल की जो धड़कन है क्या है, इसके बारे में क्या उनको सुनना और मानना, माने या ना माने, कम से कम उसको एहसास तो करना निहायत ही जरूरी है। तो कैसे करेंगे अगर हम चुप रह जाते हैं? क्या ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस एक स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन? इसका जवाब में मैं कहूंगा, अगर सारे पहलुओं को आप नजर रखते हैं, मध्य नजर रख के अगर एक निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं, उसको मैनेजमेंट में कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट, सीबीए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अपने बच्चों को समझाता हूं जो 7 समुद्र पार है कि बेटे, क्रिटिकलिटी में कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको खुद को ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को अप्लाई करना है। व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? एक देश को भी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को अप्लाई करना चाहिए कि अगर मुंह खोलने से हमें देश की हित और फायदा मिलता है, बाय ऑल मीन्स मुंह खोलिए। अगर चुप रहने से लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म का फायदा मिलता है, बाय ऑल मीन्स चुप करिए, डू नॉट ओपन योर माउथ। हमने देख लिया है 20 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक, नाम मैं ले ही लेता हूं, डोनाल्ड ट्रंप कैसा है, किस किस्म की एक विंडिक्टिव पर्सनालिटी है। अगर उनके अच्छे नजरिया के साथ कुछ सुझाव देने की कोशिश करते हैं, वो भी उल्टा घूम के आ जाता है आपके देश के खिलाफ। तो ऐसा हालत में इट इज ऑलवेज बेटर कि फूक फूक के कदम रखा जाए। यहीं पे आपका सवाल का जो सेंट्रलिटी आता है, क्या ये जो फूक फूक के हम कदम रख रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी साहब इजराइल जो विजिट किए थे 2 दिन लड़ाई शुरू होने से पहले, क्या ये सही था? ये सही या गलत ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट,
हिंदुस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको और एम्बोल्डन करने के लिए ये जरूर फायदामंद था, इतना मैं कह सकता हूँ। मेरे से अलग अलग चैनल ये पूछते हैं क्या ये लड़ाई के बारे में कुछ चर्चा हुई होगी नहीं होगी, मुझे भी नहीं पता है, ना आपको पता है ना किसी को पता होगा। दो लीडर के बीच में बात हो रहा है, मैं नाकारा करता हूं या ना बोलता हूं क्योंकि ये जो लड़ाई का जो शुरुआत है ये एक अचानक इम्प्रोम्प्चू, फौजी भाषा में बोलते हैं इम्प्रोम्प्चू टारगेट आया। ये टारगेट पहले किसी को पता नहीं था, ये अचानक एक सीआईए मॉड्यूल उसका एक केंद्र बिंदु है। आईआरजीसी का कोई नुमाइंदा था, उसका मुंह से कुछ निकल गया। पिछली बार शायद आपके पॉडकास्ट के जरिए मैंने बताया था कि कैसे डेंटल इम्प्लांट के जरिए से और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जब क्योर होता है तो आईआरजीसी लोगों के मुंह से कैसे निकला है। इसी तरह कोई एक आईआरजीसी ऑफिशियल है, उनके मुंह से भी कुछ निकल गया था जब आइदर ऑफ द टू कोई ट्रीटमेंट हो रहे थे और इजराइल के मोसाद के डॉक्टर्स और जो हेल्थ फैसिलिटेटर्स, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने वो सुन के तुरंत ये खबर सीआईए मॉड्यूल तक पहुंचा और फटाफट गया था। ये अभी भी देखेंगे आप, इजराइल और यूएसए के बीच में लड़ाई चलती है कि लड़ाई किसने पहले, क्योंकि वो सब क्रेडिट लेना चाहते हैं। इजराइल कहता है मैं खबर लेके गया था, यूएसए बोलता है कि नहीं हम लेके गए थे। तो ये इशू नहीं है, इशू ये है कि ऐसा डामाडोल की सिचुएशन में क्या हिंदुस्तान ठीक तरह बैलेंस कर पा रहा है। मैं जितना रिसर्च किया हूं पिछले 3-4 दिन से, आई थिंक नहीं, मैं आई एम मोर देन कन्विंस्ड ये बिल्कुल सही रास्ता और सही पटरी हिंदुस्तान ने पकड़ा है। इससे थोड़ा सा, क्योंकि ये इतना टाइट रोप वॉकिंग करना पड़ता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे तो फिसलने का खतरा। वो राजधानी बोलते हैं ना कि अगर ज्यादा तेजी से चलता है, द्यावा स्पीड से ज्यादा हो सकता है पटरी से उतर जाए, और ज्यादा कम स्पीड पे जाएगा देन राजधानी नहीं रहता है। तो हिंदुस्तान को अगर 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है 2047 तक, और हिंदुस्तान को ये भी देखना है कि ये सारे पाबंदियां और चुनौतियों के बावजूद हमें किस तरह, आज 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है, आगे हमें 7.8, 8.2, 8.5 2 डिजिट परसेंटेज में कैसे ग्रो करना है। हमें एक पद्धति या एक जो डॉक्ट्रिन जो चाइनीज फॉलो करते थे, अभी वो नहीं कर रहे हैं, वो डेंग जियाओपिंग के टाइम में वो बोलते थे कि उसका चाइनीज में कहावत है 2 लाइन में, उसका ट्रांसलेशन है हाइड योर ब्राइटनेस चेरिश ऑब्सक्यूरेसी। हाइड योर ब्राइटनेस चेरिश ऑब्सक्यूरेसी वो दूसरे तरीके से अंग्रेजी में एक्सप्रेस किया जाता है बाइट टाइम, कंटिन्यू वर्किंग फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पुट योर हेड डाउन एंड कंटिन्यू वर्किंग फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है, ये गोल्डन प्रिंसिपल है। अगर ये गोल्डन प्रिंसिपल के आप अगर छोड़ देते हैं, हमारे देश के वासी हैं जैसे कि काफी सारे ऑपोजिशन पार्टीज एंड ऑल, ये सब शोर गुलाबा कर रहे हैं, क्यों नहीं बोला, उधर ही क्यों नहीं किए। अच्छे अच्छे जो लोग हैं, रिटायर्ड सीनियर अपॉइंटमेंट से रिटायर हुए हैं, वो भी अपना मुंह खोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मेरे विचार के मुताबिक दिस इज द वे एंड इंडिया मस्ट गो वेल द वे इट इज एक्चुअली गोइंग। सर, जो आपने वर्ड बोला साइलेंस इज अ स्ट्रैटेजी या साइलेंट स्ट्रैटेजी, अब इंडिया की एक रियलिटी हो गई है, मीडिया की, सोशल मीडिया की भी और पॉलिटिक्स की भी, कि कोई हम चीज करते हैं आइदर इट इज अ मास्टर स्ट्रोक और इट इज अ मिस्टेक और डिजास्टर। सो वी हैव टू लिव बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। वन इज आइदर हर चीज ही मास्टर स्ट्रोक हो जो ना हो, और हर चीज ही डिजास्टर है दूसरे को बोलना चाहे वो अच्छी चीज हो। अब ये जो आपने ईरान के समय साइलेंट स्ट्रैटेजी बोली, एक्चुअली इसकी एक चर्चा शुरू हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब प्रेसिडेंट ट्रंप आके पता नहीं 5,000 बारी बोल गया कि मैंने भैया जंग रुकवाई थी। वो के बाद जब इंडिया ने ऑफिशियली रिस्पांस दिया, बट प्राइम मिनिस्टर ने टेक फ्रंट करके नहीं डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है इन शब्दों में, उसका खंडन नहीं किया, तो लोगों ने ये शुरू कर दिया हम क्यों नहीं बोल रहे। अब उसके अंदर ही 2 व्यूज हैं, जिसमें एक चला कि भाई एक आदमी है वो कुछ सुबह शाम रोज बोलता है, एंड ऑफ द डे यूएस इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, आपको क्यों भिड़ना, उससे इग्नोर करो एज लॉन्ग एज आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होते। दूसरा व्यू ये कहता है कि नहीं यही सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसे आपने चाइनीज भी एक विजडम बताई कि हाइड योर शाइन, ऑब्सक्योरिटी में काम करो, बड़ा काम करो। तो सर ये तो ऑपरेशन सिंदूर ऑनवर्ड चल रहा है, पर ऑपरेशन सिंदूर की भी यही स्ट्रेटेजी थी साइलेंस वाली, और ईरान वॉर में भी यही स्ट्रेटेजी है साइलेंस वाली। तो ये जो पूरा 1-1.5 साल का 2 अलग जंगों का स्ट्रेटेजी है, आप इसको इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन की तरह मान रहे हैं कि वी विल नॉट स्पीक एंड वी विल गो इन द क्वाइट मोड एंड डू आवर थिंग्स, ये आपको लगता है कि ये
ओवर स्केटिंग द केस हो रहा है या बोलने की जरूरत है? तो अब दोनों जंगों के बीच में कैसा, मैं शॉर्ट कमेंट चाहूंगा, देन आई विल गो ऑन टू ईरान सर। हाँ, उसको कहते हैं, देखिए टाइम आपके पास कम है, नहीं तो दिस इटसेल्फ इज अ बुक, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि रूफ टॉप में जाके बैंड बाजा बजा के सबको ड्रॉ द अटेंशन एंड टेल एवरीवन। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, आप पब्लिक व्यू से साइलेंट रहिए, लेकिन देर इज अ थिंग कॉल्ड ए ट्रैक टू, बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर कम्युनिकेशन। हम ये दिखावा के लिए हो सकता है कि हम ईरान का जो हेड ऑफ स्टेट की जो न्यूट्रलाइज हुआ, 49 लीडर्स जो मारे गए, 170 गर्ल स्टूडेंट्स, मोर देन 160 170 जो मारे गए हैं, इसके बारे में मेरे को कोई ओपन सोर्स से इंडिया की तरफ से कंडोलेंस एक्सप्रेस करते हुए कोई मैसेज कहीं पे नहीं मिला। एक दिन एक टीवी में आया कि प्रेस, हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी जाके, मिस्री साहब जाके कंडोलेंस मैसेज एम्बेसी में साइन करके आए हैं। इसके पीछे मुझे लग रहा है एक मेच्योर, रिस्पॉन्सिबल, सिविलाइजेशनल कंट्री जो कि ग्लोबल पावर बनना जा रहा है। मैं तो यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि जब मैं यूनिफॉर्म और सर्विस में था, बहुत कुछ काम होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है कॉमन पब्लिक को। कोई ना कोई स्पेशल एमिसरी गया होगा क्लैंडस्टाइनली। ईरान एक आज का नहीं है, कल का नहीं है, ये इट इज मोर देन इमीडिएट नेबरहुड। Iran means it is the center of gravity of the Middle East as far as India is concerned. Anything that happens in Iran will have a direct and indirect bearing on India. So कोई ना कोई स्पेशल एमिसरी जाके उनको कुछ ना कुछ मैसेज दिया होगा। अगर नहीं दिया है, आई थिंक इट इज अ फूड फॉर थॉट of our political dispensation and the leadership. You cannot afford to lose anyone in 21st century as a friend. You have to take everyone except for Pakistan. चाइना, द लेवरेजेस आर डिफरेंट, ओके। पाकिस्तान के साथ जो कह रहा है वो लागू नहीं है। दिस इज अ कंट्री टू बी एक्चुअली डम्प फॉर एवर। सो बट ईरान इज ईरान, वी नीड टू एक्चुअली डेवलप, बिकॉज ये जो ट्राइंगल है, अगेन टाइम डजंट परमिट, मैं ट्राइंगल के ऊपर एक आर्टिकल लिखने जा रहा हूं। इसको बोलते हैं द ट्राइंगल ऑफ अनसर्टेनिटी। द ट्राइंगल ऑफ अनसर्टेनिटी में एक है ईरान, एक है अफगानिस्तान, एक है पाकिस्तान। ये दो तीन ही देश हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, या क्रेसेंट, कोई के लोग बोलते हैं क्रेसेंट ऑफ इंडस। कोई क्रेसेंट ऑफ इंडस नहीं है, ट्रायंगल ऑफ अनसर्टेनिटी, एनीथिंग कैन एक्चुअली हैपन। ये तीनों ट्रायंगल का ऐसा बना, सबसे ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर या प्रॉक्सीज यहीं पे मौजूद हैं। यहीं पे आपका ड्रग, काफी अच्छे क्वालिटी के ड्रग्स बनते हैं, और आपका जो जितने सारे एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, सिर्फ एक जगह नहीं, अफगान पाकिस्तान नहीं है, अभी ईरान भी हो गया एपिसेंटर। पाकिस्तान तो था ही था, वो ऐसा जगह बन गया है। ये दिस इज एट द क्रॉस रोड ऑफ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड द अरेबियन सी। जैसे बे ऑफ बंगाल इज बिकम अ स्ट्रेटेजिक राइवलरी, इट्स अ जोन ऑफ स्ट्रेटेजिक राइवलरी, नॉट ओनली बिटवीन यूएसए एंड चाइना बट बिटवीन मल्टीपल स्टेक होल्डर। रशिया भी आ गया है, शायद लोग सुन के ताजुब होंगे। हिंदुस्तान ऑलरेडी मौजूद है। ईरान का आपने एक जहाज देखा श्रीलंका की, कितना 30 या 40 किलोमीटर दूर पे वो टॉर्पेडो हुआ है। इसी तरह आज के दिन में चाइना का तो नंबर ऑफ वेसल्स क्रॉसिंग मलाक्का स्ट्रेट इनटू इंडियन ओशन, यानी कि बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी हैव गॉन अप फ्रॉम 1 वेसल टू 13 वेसल्स, फ्रॉम 1 सबमरीन टू 3 सबमरीन्स, फ्रॉम 1 स्टेल्थ वेसल जो होता है, स्पाई वेसल बोलते हैं उसको, सैटेलाइट जो अभी जैसे ईरान पर्शियन गल्फ में सर्वे कर रहे हैं, इस तरह पहले एक उनका स्टेल्थ वेसल होता था। आज के दिन में 3 है। एक है हम्बनटोटा के पास, एक है आपका ये पर्शियन गल्फ इस तरफ क्या मैडागास्कर की तरफ, एक है मालदीव्स के जो पश्चिम की तरफ, उसका वेसल ऑलरेडी है। ये खबर हासिल कर रहे हैं क्या क्या कौन से फोर्स मूवमेंट हो रहे। तो इसीलिए टू आंसर यू डायरेक्टली, आई थिंक थिंग्स आर बिकमिंग क्रिटिकल। अभी जो सरकार जो सूझबूझ के खबर ले रहा है, एक्शन ले रहा है, बहुत अच्छा है। एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, उदाहरण स्वरूप आज के दिन में मैं देख रहा हूं एक सब कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जायसवाल साहब है, उसका जो होम मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेटिव है, एक वो जो कमर्स जो एलपीजी गैस डील कर रहे हैं वो भी है, एक वो ट्रांसपोर्टेशन का वो भी है। सब दे रहे हैं अपना अपना कमेंट। इसको बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म है। प्रिडिक्टेबल होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि अगले दिन शाम को इतने बजे से लेके इतने बजे तक देश में क्या हो रहा है, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, क्या क्या कदम उठा रहे हैं और जो रोकथाम की स्टेप लेना चाहिए सरकार की तरफ से, ये एक प्लेटफॉर्म के जरिए से इशू होना चाहिए। ये एक होता है इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, एक है एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल इज डिफरेंट। सर मैं एक्सटर्नल डील करने का तरीका अलग होना चाहिए, वो सेपरेटली करेंगे। सर डोमेस्टिक में भी ये आपने जो बोला, पर साथ ही आप कह रहे थे एक ट्रायंगल ऑफ अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे नार्को है, ड्रग्स है, जहाँ पे टेररिज्म है। अब इंटरेस्टिंगली इस ट्रायंगल ऑफ अनसर्टेनिटी में जो तीनों लेग्स हैं वो क्या आपस में जंग लड़ने वाली हैं? अफगानिस्तान पाकिस्तान तो जंग लड़ ही रहे हैं, कोई उसमें छुपा नहीं है। सऊदी अरेबिया की मोस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, फुट सोल्जर, सैनिक पाकिस्तान से आते हैं। कहाँ जा रहा है? अगर सिचुएशन ये ईरान की लंबी चलती है तो सऊदी अरेबिया में सेंड ग्राउंड फोर्सेस, मे बी दे विल नॉट, यूएस तो भेजेगा नहीं ऐसा लगता है, तो फिर वो पाकिस्तान से ही भेजेंगे, पाकिस्तान ही वो स्टेजिंग एरिया बनता है। तो ईरान वर्सेस पाकिस्तान, ईरान वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, ईरान वर्सेस पाकिस्तान विद द डायनामिक ऑफ ग्रेटर अफगानिस्तान एंड ग्रेटर बलूचिस्तान इन बिटवीन। तो सर ये, और इंडिया नेक्स्ट टू पाकिस्तान, तो हमारा तो इंटरेस्ट इस एरिया में आ ही जाएगा, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे बलूचिस्तान हो। तो सर ये किस तरह का, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं या एकदम देसी भाषा में, किस तरह का रहता फैलने वाला है इस ट्रायंगल ऑफ अनसर्टेनिटी में, बियॉन्ड ड्रग्स एंड टेररिज्म, एक्चुअल वॉर बिटवीन दीज थ्री, एंड हाउ लाइकली डू यू थिंक दैट इज टू हैपन? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप आपकी सोच विचार जो नजरिया है, मैं कॉम्प्लीमेंट जितना करूं उतना ही कम। देखिए, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो शायद किसी को पता नहीं होगा, आज के दिन में इंडियन ओशन, अरेबियन सी में मॉरिशस और मालदीव्स के बीच में झगड़ा हो गया है। क्यों झगड़ा हुआ है? झगड़ा इसलिए हुआ है, ये कुछ दिन पहले आप सब सुने होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे थे, बिना सोचे समझे आपने डियोगो ग्रासिया को ऐसे ही दे दिया, छागोस आइलैंड देना नहीं था हिंदुस्तान को, उधर मेरा लैंडिंग राइट था, और आपकी वजह से मेरे को काफी दूर से हवाई जहाज को भेज के ईरान के ऊपर हमला करना पड़ रहा है, एरियल रिफ्यूलिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। तो आज ये दो देश के बीच में, मालदीव्स और मॉरिशस के बीच में क्या ये किसी ने उसको क्रिएट किया है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिफरेंसेस, या नेचुरल कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसके वजह से हिंदुस्तान ने अपना नेवी के जो वेसल से मोबिलाइज किया है। पोर्ट लुइस एक पोर्ट है, कहाँ पे? मॉरिशस में, वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वहाँ पे हमारा फोर्सेस है। ये पता नहीं ओपन डोमेन में आ रहा है कि नहीं, ये शायद क्लासिफाइड होगा, ज़्यादा डिटेल बताना ठीक नहीं है। इसी तरह मालदीव्स के पास भी जाके कुछ पहुंच किए होंगे। मैं सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका मतलब जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि एनीथिंग विच इज हैपनिंग, ईरान कोई दूर, अफगानिस्तान से दूर नहीं है, इट इज वेरी क्लोज टू अस, वी आर डिपेंडेंट, कल्चरली वी आर लिंक्ड। पाकिस्तान तो इज अ ट्यूमर विच वाज क्रिएटेड बाय अमेरिका एंड ब्रिटेन, ठीक है कि नहीं? सो उसका तो कोई मान्यता नहीं है, लेकिन वी आर मोर कनेक्टेड विद द पर्शियन एम्पायर, ठीक। सो देयरफॉर इट हैज टू बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ये जो तीनों के बीच में जो कुछ हो रहा है, नंबर एक, क्या हिंदुस्तान का, आपका सवाल का केंद्र बिंदु यह था, क्या इसका कोई स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा? जरूर आएगा, ये होने लगा है। सबसे पहला स्पिल ओवर इफेक्ट, आज मेरे किचन में गैस नहीं है, मैं खुद भाग के आ रहा हूं, मेरे को सिलेंडर नहीं मिला। शायद आपका भी ऐसा ही होगा घर में, सब घर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैनिक हो जा, नो, हिंदुस्तान काफी बड़े बड़े चीजें चला है, सोल्यूशन के साथ आए हैं, और ये जो सरकार है बहुत मजबूत सरकार है, ये हर चीज को काम, कूल, ठंडे दिमाग से सोल्यूशन दे रहे हैं। पैंडेमिक देखिए किस तरफ, आप सब हंसते होंगे कि प्रधानमंत्री साहब थाली लेके बनाते रहे, लेकिन पैंडेमिक जो मिनिमम कैजुअलिटी हमने वैक्सीन यहीं पे बनाया, पूरा विश्व में 111 देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट, अपार्थाइड होने के बावजूद भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। चाहे क्या मैत्री बोलते हैं ना, मैत्री, एक्सरसाइज मैत्री या कुछ ऑपरेशन मैत्री था नाम। इस किस्म की दुविधा को अगर दूर कर सकते हैं, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन आपका सवाल का ये मीनिंग था, क्या स्पिल ओवर इफेक्ट होगा? नंबर एक, आपका ऑयल, एनर्जी सिक्योरिटी। नंबर दो, इकोनॉमी, अपना टारगेट है, जैसे मैंने पहले बोला था, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। ये हमारा अभी तक डोमेस्टिक कंजप्शन पे चल रहा था, पहली बार सोच विचार थोड़ा सा आउटवर्डली होने लगा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। 2030 तक हमने टारगेट बनाया, $2 ट्रिलियन यूएस डॉलर हमें पहुंचना है। आज के दिन में हमारा एक्सपोर्ट जो है $854 बिलियन पहुंचा है, 1 ट्रिलियन से थोड़ा सा कम है। अगर इसमें कोई रुकावट होता है तो जरूर ये एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ेगा और हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव असर पड़ेगा। तीसरा चीज यहीं पे बोलना चाह, ट्रायंगल ऑफ अनसर्टेनिटी मींस
ये जो ईरान है ऐसा जगह पे बैठा हुआ है, ये पूरा मिडिल ईस्ट में हमारा 9 मिलियन से ज्यादा है, 9.3 मिलियन के करीब करीब इंडियन डायस्पोरा है, और इनके रेमिटेंसेस $50 बिलियन से ज्यादा आ रहा है, 50% से ज्यादा। आज के दिन में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पूरा विश्व में कंपैरेटिव ये देखते हैं, मेरा समझ के मुताबिक हिंदुस्तान का दिसंबर 2025 को था $135 बिलियन पर ईयर, उसका 50% से ज्यादा यहां से आ रहा है। एक तो सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये जो 9 मिलियन पॉपुलेशन है प्लस, नंबर 2 इनके जो रेमिटेंसेस टुवर्ड्स नेशनल एक्सचेकर और फॉरेक्स रिजर्व, नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये देख रहा हूं जो एनर्जी सिक्योरिटी है। एनर्जी सिक्योरिटी कुछ अगर बाधा होता है, 40% क्रूड ऑयल, 60 to 65% आपका लिक्विड नेचुरल गैस, 90% आपका कुकिंग गैस आ रहा है मिडिल ईस्ट से, और 20% ओवरऑल ग्लोबल देखेंगे 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है निकल के बाहर। हमारा 90 to 95% हमारा जो इकोनॉमी है, जब मैंने एक्सपोर्ट बोला, ये मैरीटाइम रूट से जाता है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, 55% जाता है थ्रू साउथ चाइना सी, 45% थ्रू सुएज कैनाल। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना असर पड़ेगा, और ये जरूर इकोनॉमी के ऊपर कुछ ना कुछ कहना के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने का अंदेशा है। इसलिए देश को थोड़ा सा और डट के हमें बाईपार्टीसन पॉलिसीज बनाना है। ये समय नहीं है छोटे छोटे बातों को लेके पार्लियामेंट में जस्ट टू स्कोर ब्राउनी कोई खड़ा होकर कुछ पॉइंट दे देता है। ये समय है क्लोज रूम, इन कैमरा डिस्कशन, वन ऑन वन डिस्कशन, पार्लियामेंट्री स्पेशल डेलीगेशन या उनके जो ग्रुप्स हैं उनके साथ जाके चर्चा करिए, लेकिन डोंट अननेसेसरली ट्राई टू स्टिल द थंडर बाय छाती पीट पीट के ये फोटो दिखा रहे हो, वो फोटो दिखा रहे हो। तो सर वो मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की पॉलिटिक्स बन चुकी है कि वो मैं जैसे मैं बोला ना, या मास्टर स्ट्रोक है या डिजास्टर स्ट्रोक है। वी हैव लॉस्ट इन सोशल मीडिया एज द आर्ट ऑफ एक्चुअल बैलेंस। वो हो ही मतलब मुझे नहीं लगता सर ये पॉसिबल चीज ही है। पर सर मेरा एक और एंगल था, देन आई विल कम टू ईरान। जब आप कह रहे हैं ट्रायंगल ऑफ अनसर्टेनिटी का स्पिल ओवर भारत पे, पर साथ ही साथ अगर पाकिस्तान और ज्यादा ट्रैप आता है, सऊदी प्रेशर में आता है, ईरान में कुछ एडवेंचर मिस एडवेंचर करता है, तो along with spillover, is it a historic opportunity for India कि हम कुछ अपने strategic interest versus पाकिस्तान सीधे कर लें, या you think this is not the time to get involved in that? Quick answer, this is not the time। मैं बहुत प्लेटफॉर्म, बहुत जगह, काफी यूएस में भी इंटरव्यू दिया हूँ, एक वियतनाम में यही इस सेम सवाल कोई पूछे तो उनका चीफ एडिटर वियतनाम टुडे उनका है, एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, काफी मिलता जुलता सवाल था। मैं यही कह रहा हूं कि जब तक हिंदुस्तान का 10 से 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी नहीं बनता है, 10 से 15 ट्रिलियन, उसका कुछ मीनिंग है। काफी जगह लोग कह रहे हैं 60 ट्रिलियन तो बनने दो, मैं कह रहा हूं नहीं, डोंट स्टॉप एट 7, लुक एट 10 to 15 ट्रिलियन। डोंट थिंक ऑफ स्ट्रेटनिंग एनीबॉडीज टेल। आई एम सॉरी टू से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ करेक्ट एक्सप्रेशन, a tail of dog will never be, you can never straighten it। So I'm in the translation में करने की कोशिश कर रहा हूँ। So don't unnecessarily waste time on that। You just look at our government is doing the right thing। Look at how to improve the per capita income of an individual। Current level is $3,000। It should go up to $14,000 by 2000। It's a very positive, productive, constructive objective with which you are working। जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो भूख रहे हैं, को तो भूखने दो, अपना ऑब्जेक्टिव साफ सुथरे तरीके। लेकिन if push come to shove, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खुला है, बंद नहीं हुआ है। But you are saying sir कि प्रोएक्टिवली होके हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें फोकस इकोनॉमी पे करना चाहिए, अपनी स्केल पे करना चाहिए। बट हाँ, जैसे पहलगाम हो जाए, टेरर अटैक हो जाए, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो अगर पाकिस्तान पे प्रेशर आ रहा है तो इंडिया को डायरेक्टली उसके अंदर आपके हिसाब से दिस इज नॉट द टाइम, इट विल बी अ डाइवर्जन फ्रॉम व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ भारत। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, आई कैन एक्सप्लेन, बट टाइम बहुत कम है। देखिए, आज के दिन में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को ऑलरेडी बता चुका है कि आप ईरान के ऊपर हमला करिए। क्या पाकिस्तान तैयार है? उसका खुद के घर के अंदर गैस, हमारे हिंदुस्तान में यहाँ पे लाइन लंबी लंबी देखने को मिल रहा है। इतने सारे प्रोएक्टिव स्टैंड के बावजूद, इतना प्रिवेंटिव मेजर लेने के बावजूद, हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर वो
डबल डाउन करके इधर करो उधर करो. ही इज नॉट रेस्टिंग लाइक प्राइम मिनिस्टर. None of the I would say dispensation or the leadership in the hierarchy are resting. Each one is trying to imagine, or at least visualize what kind of challenges can crop up tomorrow. Are we ready to take preventive and proactive steps? That is the kind of actually the response matrix with the government. It is not government which is important, it is governance. Governance lies in the ability to forestall any kind of challenges that may actually unfold before the country. That is the hallmark of effective governance, which is happening सर, now. अब मैं आपके ईरान आर्टिकल पे आना चाहता हूँ, जहाँ पे आप कहते हैं कि ब्रॉडली कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है या सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वो एक नरेटिव है. स्ट्रैटेजिकली जो बैटलफील्ड पे हो रहा है ईरान यूएस के अंदर, उसमें ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत हद तक इफेक्टिव हो पा रही है. क्या वो एक्चुअली वॉर जीत रही है? तो इस पे थोड़ा आप प्लीज एक्सपैंड कीजिए कि ईरान की इस सिचुएशन में क्या स्ट्रैटेजी है और वो कितनी इफेक्टिव हो रही है. ओके, वेरी क्विकली, क्योंकि टाइम बहुत कम है. ईरान का स्ट्रेटेजी ये आज का नहीं है. ये ईरान का स्ट्रेटेजी पिछले 47 साल से एक थियोक्रेटिक सोसाइटी, लोगों को थियोक्रेसी समझ में, रिलीजियस, द इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म बोलते हैं ना, शारिया लॉ, ये क्या है? ये थियोक्रेसी, उसको मेरे विचार के मुताबिक उसका असल मीनिंग ये होता है जो जड़ तक वे ऑफ लाइफ में घुस जाता है. तो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ प्रिडिक्टेबल रूटीन. शुक्रवार है, जुमा जाना है, टोपी पहनना है, स्कल क्या, ट्राउजर फोल्ड होना चाहिए, शारिया लॉ के जो प्रिंस, मतलब यू नो कि क्या क्या होने जा. इट बिकम्स अ वे ऑफ रूटीन एंड वे ऑफ लाइफ. दैट इज द थियोक्रेटिक. कहीं कुछ होता है कि पीपल नो कि पनिशमेंट इज गोइंग टू बी वेरी सीवियर, एंड लाइकवाइज एंड इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स. 1.5 मिलियन का वैल्यू है, रियल का वैल्यू टू अ डॉलर. यू कैन वेल इमेजिन, एक नान ब्रेड खरीदने के लिए बोरी लेके जाना पड़ता है. तो ये कोई वेलकम डेवलपमेंट नहीं है. बट दिस इज बिकम अ वे ऑफ लाइफ इन ईरान. Despite that, Iran is a nation state, as a civilizational power. मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. मैं ईरान के साइड में नहीं हूँ, ना कि टेररिज्म के साइड में. मेरे बहुत सारे दोस्त है, पॉडकास्ट सुन के वो मैसेज देते हैं, तू ईरानियन बन गया क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि चाहे ईरान के हो या इजराइल के पक्ष में हो, पूरा राज्य, पूरा जो प्लानेट है, उसको एक रूल ऑफ एंगेजमेंट होना निहायत आवश्यक है. रूल ऑफ एंगेजमेंट उसको नहीं कहा जाता है जब आप डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो. आप कह रहे हो कि सोल्यूशन हमारे हाथ में है, बिना किसी को कह के आप अगला दिन सुबह 8:15 बजे आप हेड ऑफ स्टेट को पूरा न्यूट्रलाइज करते हैं. 2 बार हो चुका है इस किस्म की. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि ईरान का स्ट्रेटेजी पिछले 47 ईयर से ये इस्लामिक रूल एंट्रेंच हो रखा है. सैंक्शंस होने के बाद उन्होंने इस किस्म की स्ट्रेटेजी बनाया. नंबर 1 कि ईरान पिछले 20 साल से, यानी कि 2004-5 से स्टार्ट हुआ, ऑफिशियली देखेंगे फॉर्मली 2006 से लेके 2026 तक, पिछले 20 साल से अगर मानते हैं, या 2005 से लेकर 26 तक, पिछले 20 साल से चंद एक चीजों के ऊपर उन्होंने तैयारी किया है. क्या है ये चीजें? सबसे पहला चीज है इंडिजिनस या सेल्फ रिलायंस. डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जो होगा ये सेल्फ रिलायंस के ऊपर होगा. एक पिन से लेके एक हवाई जहाज जो भी बनाते हैं या मिसाइल बनाते हैं, उनका ईरान के जमीन से मेटल और मिनरल आदाय करने वाला चीज एक्सट्रैक्ट करके, माइन करके, प्रोसेस करके, प्रोडक्शन करके तब जाके निकलते. नंबर 2 कॉस्ट इफेक्टिवनेस. इकोनॉमी चाहे कितने भी डामाडोल परिस्थिति में हो जाए, कॉस्ट इफेक्टिव. नंबर 3 एक सेल्फ एस्टीम, नेशनल सेल्फ एस्टीम. देखिए, नेशनलिज्म एक ऐसा इशू है, जब इकोनॉमिक का पाबंदी और प्रेशर आता है, ये भी धीरे धीरे एरोड होने लगता है. लेकिन ईरान में आप देखेंगे, उसका इतिहास को पढ़ेंगे, इनका ना हर एक इंसान के अंदर एक सेल्फ प्राइड, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उच्च स्तर का है. वो हमेशा ये सोचते हैं देश के हित के लिए. जैसे हिंदुस्तान में हर नागरिक ये सोचता है मुझे कोई मौका मिल जाए कि देश के लिए मैं अपना जान को कुर्बान कर सकता हूँ. इसी किस्म की भावना ये ईरान के अंदर है. मार्टियरडम बोलते हैं. हर इंसान, हर घर के अंदर यही भावना है, हमें मार्टियरडम से और बड़ा चीज कोई है नहीं है. तो दैट स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म हैज गॉट इग्नाइटेड बिकॉज ऑफ दिस अटैक ऑन 20th of February. चौथा चीज मैं यहीं पे बोलना चाहता हूं, उनको पता था ये हमला आएगा, इस हमला के लिए वो तैयार बैठे हुए थे. तो इसीलिए उन्होंने देखा था, एक मैं बोलता हूं रोप द डोप. इधर ही पढ़ा था एक किताब मेरे पास, मोहम्मद अली का स्ट्रेटेजी के ले गया कोई. रोप द डोप. मोहम्मद अली का स्ट्रेटेजी क्या था? उसका स्ट्रेटेजी यह था कि ओपोनेंट चाहे कितने भी मजबूत होने दो, उसको आप अपॉर्चुनिटी दीजिए
पंच मारने दो, नॉकआउट करने दो, पॉइंट्स गेन करने दो, फर्स्ट राउंड गया, सेकंड गया, थर्ड गया, फोर्थ गया, जाने दो। करते 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 यू एग्जॉस्ट हिम, यू मेक हिम एक्सपेंड हिज लास्ट आउंस ऑफ एनर्जी। जब पूरा सांस लेने की लायक नहीं होता है, दैट इज द टाइम फॉर योर नॉकआउट पंच। उसको बोलते हैं रोप द ड्रॉ। इसीलिए ईरान जो स्ट्रेटेजी बनाया है, मेरे विचार और समझ के मुताबिक यही स्ट्रेटेजी बना रखा है। उसने डायरेक्ट इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली बोला है यूएसए, यू बज ऑफ, डोंट एवर कम बैक टू मिडिल ईस्ट। उन्होंने नेबर्स को भी ये बोला है कि डोंट गिव प्लेस टू यूएसए, अगर प्लेस दोगे उनके बेस के ऊपर मैं हिट करूंगा, ठीक है, बेस को हिट करूंगा, उसको छोड़ के होटल में जाएंगे, होटल को भी हिट करूंगा, चाहे आपका वो प्लेस हो टूरिस्ट इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, और कहीं जाते ये करूंगा। यहां करते करते देखिए उनका सर्वाइवल इंटरेस्ट कहां पे, डिसैलिनेशन प्लांट पानी पीने के लिए नहीं है, ईरान में भी नहीं है। ईरान का तेहरान जो है इवैक्यूएट होना था पिछले साल और इस साल में, क्योंकि वहां पे एक्यूफायर से नीचे लेवल पे पानी चला गया है, और सदर्न कोस्ट लाइन से पानी, दरिया का, समुद्र के पानी को डिसैलिनेट करके पाइप के जरिए से प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, उनका परसेंटेजेस अलग अलग है, लेकिन डिसैलिनेशन के बिना ये जी नहीं सकते हैं, जिसको मैं मानता हूं ये सर्वाइवल चैलेंज है। इसी तरह उन्होंने टारगेट चुना है, आइज एंड ईयर्स ऑफ अमेरिका, आइज एंड ईयर्स, थार्ड की बात करिए, पेट्रोट मिसाइल के रडार सिस्टम की बात करिए, आयरन डोम की बात करिए, सबसे पहले इन्होंने ये किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, ओपन सोर्स में आपको मिलेगा 2500 से 3000 मिसाइल। मैं लोगों को शुरू से ही कहता रहा हूं, आपके चैनल पे शायद मैं कोई बार बोल चुका हूं, आप ईरान को अंडर एस्टिमेट मत करिए। इनका जो मिसाइल बनाने का टाइमलाइन था 1984-85, और मंथली ऑब्जेक्टिव था 30 मिसाइल किसी भी हालत में बनाएंगे, और ये भी था कि ये एक साल में 3600। अगर आप ईरान इराक वॉर 8 साल का माइनस करते हैं, गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, एट्रिशन ये जो 12 दिन की लड़ाई में है, फिर भी अगर आप गिनती करेंगे ये आ रहा है 10,50,000 से ऊपर, कम नहीं है। लोग मेरे को काउंटर करने लगे, मेरे जो साथी हैं फौज में, डीजी पुलिस वगैरह, जो जो जगह है मिलते रहते हैं, कि नहीं नहीं उनका रिटायरमेंट एज होता है। बिल्कुल रिटायरमेंट एज होता है। फौज में कोई गाड़ी क्लास 5 होके डिस्कार्ड करने के बाद सिविलियन जो है उस गाड़ी को ला के रिपेयर करके जुगाड़ करके उसको क्लास 1 बना के फौज का ठप्पा लगा के गाड़ी चलाता है। वही हालत है आज के दिन में ईरान में, जुगाड़ करके पुराने मिसाइल्स को लगा रहा है। उसका प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है वेपन, उसको कहते हैं वॉल्यूम एंड साइमल्टेनिटी। आयरन डोम के सामने इतने वॉल्यूम, ये डेली 24/7 365 फायर नहीं कर रहा है। वो जब भी कर रहा है, चाहे 20 करे, 25 करे, 250 करे, 400, एक ही झटके में जा रहा है पूरा एकदम। ड्रोन भी मिक्स्ड है। एक ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है $20,000। एक ड्रोन को नाकारा करने के लिए जो आयरन डोम का हिस्सा है, एक मिसाइल का कॉस्ट है $4 मिलियन। एक मिलिट्री मैन होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, एक मिसाइल से आप एक ड्रोन को नाकारा नहीं कर सकते हैं। आपको कम से कम 2 से 3 फायर करना पड़ेगा। तो कॉस्ट फैक्टर कितना हो रहा है, 4 गुना 3, $12 मिलियन टू $20,000। लुक एट द कॉस्ट एसिमेट्री। ऑल्सो लुक एट द इंटरसेप्टर। एक इंटरसेप्टर बनाने का कॉस्ट होता है 1.5 मिलियन, इट गोज अप टू 7 मिलियन। जो लेटेस्ट है उनका एडवांस काइंड का, वो 11.5 to 12 मिलियन के करीब करीब है। एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए 1.5 साल से 3 साल टाइम लगता है। आज के दिन में स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है अमेरिका के पास, उनका चाहे सेंट्रल कमांड की बात करिए जो मिडिल ईस्ट में है, जो आपका इंडो पैसिफिक है हवाई में, इनका रिजर्व ऑलरेडी लोएस्ट लेवल तक आ चुका है। एवरी टॉमहॉक मिसाइल, एवरी पेट्रियट मिसाइल दे फायर, इट विल डिनाई देम। और सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर वो ताइवान का कैप्चर या रीयूनिफिकेशन चाइना करता है, अमेरिका को वहां जाना पड़ता है, तो उसको मुठभेड़ या सामना करने का काबिलियत उनके पास बहुत कम होगा। क्या यूएसए का पॉलिसी आज के दिन में ये अलाउ कर रहा है? मेरे ख्याल से नहीं कर रहा है। पर सर जब आप कहते हैं कि अब ईरान ने ये स्ट्रेटेजी उठा ली है कि वेस्ट एशिया से उखेड़ के यूएस को बाहर फेंकेंगे, बिकॉज इट्स मेकिंग फॉर गल्फ कंट्रीज, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ब्ला ब्ला ब्ला, वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैव योर रिफाइनरीज। जो टूरिस्ट देश बन गए हैं उनके लिए टूरिज्म तो आएगी नहीं, जिनके रियल एस्टेट बेस्ड इकोनॉमी होगी है उनमें भी डिप आएगा, जिनकी ऑयल प्रोडक्शन है उसमें भी डिप आएगा। तो ये कितना प्रेशर ला सकते हैं यूएस पे, और कैन ईरान एक्चुअली एंड अप इन द लिमिटेड सेंस विनिंग द वॉर? जैसे वियतनाम जीता था डिफरेंट तरह से। वियतनाम अगर सर रिजीम चेंज नहीं होती तो ईरान वॉर जीत गया है। अगर ईरान इसी हालत में रह जाता है तो एक तरह से हाउ हैज यूएस वन देन इफ दिस इज द सेम गवर्नमेंट?
गुड। अगर आप, बहुत अच्छा सवाल है, अगर इतिहास को पन्ने आप पलटेंगे, आप देखेंगे जहां जहां पे रेजिम चेंज या लीडरशिप चेंज न्यूट्रलाइज किया गया है, चाहे अलग अलग नाम से बोलिए, जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड ट्रूप्स नहीं आते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड, तब तक रेजिम चेंज हो नहीं पाता है। और बूट्स ऑन ग्राउंड, उनका डेडिकेशन, कमिटमेंट और लॉयल्टी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएसए और इजराइल को होना चाहिए। यानी कि इजराइल के ट्रुप्स और यूएसए के ट्रुप्स जब तक ग्राउंड में नहीं जाएंगे, तब तक रेजिम चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बहुत ही रिसेंट पास्ट में जो हुआ था लिबिया, सबसे कॉमन एग्जांपल उसको मानते हैं। 2011 को गद्दाफी को किस तरह न्यूट्रलाइज किए थे या उसको मारे थे, एग्जीक्यूट किए थे। तो वहां का परिस्थिति ऐसा था कि जो लिबिया की आर्मी है, वो आर्मी जो अपराइजिंग चल रहा था उनके फेवर में थे। यहाँ पे अगर आप आर्मी देखते हैं या उसका आईआरजीसी देखते हैं, देखिए ना इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ है। ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, लेकिन उनको पता था ये हमला आ रहा है, उन्होंने हुक्म दे दिया डिसेंट्रलाइज करो। और उनका सक्सेशन प्लान को भी उन्होंने 3 लेयर नहीं, 4 नहीं, 5 लेयर तक उन्होंने बोल दिया कि जब टाइम आएगा तब बताया जाएगा। और उन्होंने कंप्लीट ईरान का 31 प्रोविंसेस हैं, काउंटीज बहुत सारे हैं, डिस्ट्रिक्ट बहुत हैं, और ये एक समय में ये सेंट्रलाइज, जो उनके जो सुप्रीम लीडर थे वो पूरा जब बोलते थे या आईआरजीसी का कमांडर जब हुक्म देते थे वो वैसे ही होता। अभी उन्होंने क्या बोल दिया, 31 प्रोविंसेस में इसको सारे के सारे ऑटोनोमस अथॉरिटी हो जाएगा। अपना प्रोविंस को, अपना जो बोलते हैं ना सन्स ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट लेके, अपना जमीन को प्रोटेक्ट करना आपका जिम्मेवारी है। आपके अंदर पॉलिटिकल अथॉरिटी है, आपके अंदर आर्मी का अथॉरिटी, आईआरजीसी की अथॉरिटी, क्लरिक अथॉरिटीज है। आप ही डिसीजन लोगे, आपका लड़ाई आप खुद लड़ोगे। कंप्लीट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह नहीं, जगह जगह बंटा हुआ है, टनलिंग हो रखा है। उनका बॉम्ब कितना है, 2000 पाउंड का जो बॉम्ब है, इट कैन गो अप टू 60 मीटर्स। दे हैव गॉन बियॉन्ड 600 मीटर्स। पहाड़ों के नीचे पूरा टनल बना रखे, मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखा है। लॉन्च पैड, आप सुन के हैरान होंगे, इन्होंने प्लास्टिक टैंक्स और लॉन्च पैड, मिसाइल लॉन्च पैड लाके जगह जगह बिछा रखे, और दे दबा के वो इजराइल और अमेरिका उसको फायर करते जा रहे, डिक्लेयर कर रहे, इतना हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा बर्बाद हो गया। ईरान अभी रहा नहीं। ईरान के पास जितना काबिलियत है आज के दिन में, आप मान के चलिए, मैं अगर कहूँगा कि अगर ये ज़्यादा खींचता है यूएसए और इजराइल, ये सेकेंड वियतनाम को ये क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। शॉर्ट में यही कह रहा हूँ, जब अगला प्रोग्राम होगा, टाइम होगा, तो मैं बताऊंगा क्यों कह रहा हूँ, उसका भी कोई कारण है। थैंक यू सर, आपका मुझे बताया अगला एंगेजमेंट है, बट अगले प्रोग्राम में हाउ इज ईरान बिकमिंग लाइक अ वियतनाम फॉर अमेरिका जरूर डिस्कस करेंगे, और इसका फिर इम्पैक्ट क्या होगा वर्ल्ड ऑर्डर पे वो भी डिस्कस करेंगे सर। Thank you so much, sir, for your time, as always, for covering all these issues in depth in making everybody understand कि world में चल क्या रहा है. Thank you so much, sir. Thanks. Take care. Bye-bye.